है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 वाली है कि SN2 वाली रिएक्शन है, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मतलब दो पार्ट SN1 और SN2। SN2 के लिए हम पढ़ेंगे पहले कि SN1 को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या देखेंगे और कैसे चेक करेंगे। सुनिए जी, कहते हैं आपके पास SN2 रिएक्शन उनमें होगी, ये पहली बात तो सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी। ये क्या होती है? सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, एक ही स्टेप की रिएक्शन होगी, एक से ज्यादा स्टेप में ये रिएक्शन शो नहीं होती। एक दूसरा इसमें क्या होगा रजे कि आपके पास जैसे सपोज कीजिए क्या होगा CH3 CH2, मान लीजिए ये आपका Cl इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है। जैसे ये बाहर निकलेगा रजे, यहीं से दिखाओ इसको, ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा प्लस NaOH नेगेटिव। जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा ना, ये जो OH होता है ना, ये OH जो है वो कहां से कहते हैं पीछे से अटैक करेगा। ये ध्यान रखना, ये OH कहां से अटैक करेगा? कहते हैं पीछे से अटैक करेगा आगे यहां से। और ये रिएक्शन एक ही स्टेप के अंदर होती है। ये रिएक्शन क्या होगी बच्चे? एक ही स्टेप के अंदर होती है। कहते क्या होगा? कहते कोई भी न्यूक्लियोफाइल, ये आपके पास Cl Br जो इलेक्ट्रॉन लीव करके जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन लेके जब कार्बन से हट जाते हैं या इलेक्ट्रॉन लेके भागते हैं ना, उसको पता क्या बोलते हैं? वर्ड यूज करेंगे हम, लिविंग ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको? लिविंग ग्रुप के नाम से जानते हैं। लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं? कि ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? लिविंग ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होगा रजे कि ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में जाता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है ना, ये नेगेटिव, ये इसकी जगह आना चाहिए। तो ये फटाफट क्या करेगा? ये नेगेटिव पीछे से अटैक करके इस कार्बन से जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। ये आप ऐसे मान लो CHOH CH2 CH3 के नाम से जाना जाए। ऐसे इसको आप एक बार ऐसे समझो कि जो OH है वो बैक डायरेक्शन में लगता है। जिस डायरेक्शन में लीविंग ग्रुप जाएगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? ये OH ग्रुप अटैच करेगा। ठीक है, जो प्रोडक्ट की ओरिएंटेशन है वो क्या होगी? बिल्कुल उल्टी होगी। वो क्या होगी? उल्टी। आज सुबह से ये आवाज आई जा रही है यार। इसमें क्या? हाँ भाई बिल्कुल सही है। फिर तेरी आवाज गलत आ रही है भाई, तू सही चेक कर। सही आ रही ना बेटा? ठीक है, देखो देखो कहते जी आपके पास सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है। ठीक है, इसमें कभी भी कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। एक, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। इसका मतलब समझिए जी क्या हुआ कि कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ये समझना जरूरी है। इसको रब कर देते हैं। देखो जनरली हम अभी तक क्या सीखे, कैसे रिएक्शन करते थे? हमने बोला था कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी रिएक्शन है Cl है और प्लस NaCOH है, तो हम क्या करते थे? हमने बोला था कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? CH3 CH2 के ऊपर पॉजिटिव, तो ये बनता था प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन के बाद कहते जी एक Na पॉजिटिव होता है और एक OH नेगेटिव, फिर OH क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनेगा आपके पास CH3 CH2OH। ठीक है, हर बार जनरली हम यही पढ़ते हैं कि पहले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर कोई नेगेटिव जो है न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करके एक नया प्रोडक्ट बना लेगा, है ना? लेकिन इसमें क्या बोलेगा रचे? कहते जी आपके केस में क्या कहेगा? इस SN2 के केस में कहता है SN2 के केस में जैसे ये Cl जाएगा ना, ये जो OH है
इस Cl जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हमें पता है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन ये OH कभी भी इस कार्बन पर पॉजिटिव आने की वेट नहीं करेगा और ये फटाफट जैसे जैसे ये टूटता जाएगा वैसे वैसे ये बैक साइड से इसके साथ जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, तो एक टाइम में ऐसा भी आएगा कि यहाँ पर 5 बॉन्ड जैसा कुछ दिखाई देगा, जैसे इसकी स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनेगी रचित, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको, CH3 CH2, इसको आप ऐसे बोलो, ये कार्बन H H, मान लीजिए इसको आपने ये Cl है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है B, जितना ये ब्रेक होगा उतना ही OH बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा। ये बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है। इस पे कंप्लीटली टूटेगा नहीं, ऐसे नहीं होगा कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए फिर पॉजिटिव चार्ज आए, नहीं। जैसे मान लीजिए 10% ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा ना तो 10% ये बन भी जाएगा। अगर ये 20% टूटेगा तो ये 20% जुड़ जाएगा, 50% टूटेगा तो 50% बनेगा, 80% टूटेगा तो 80% बन जाएगा। तो ऐसे ही जैसे जैसे टूटता जाएगा वैसे वैसे ही बनता जाएगा। पर ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानते हैं। ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानते हैं, जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज नहीं आने दे रहा है। पॉजिटिव चार्ज तब आता जब ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता सारे के सारे और इसको आने में लेट होता, लेकिन कहते हैं यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है, बिल्कुल भी देरी नहीं करता है। जैसे ही क्लोरीन निकलना स्टार्ट करेगा ये ऑक्सीजन जो OH न्यूक्लियोफाइल है फटाफट पीछे से बैक साइड से अटैक करेगा। ये इसका मेन पॉइंट है, ये हमेशा कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करता है। और जैसे ही बैक साइड से अटैक करेगा ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, फिर ये कंप्लीटली 100% टूट जाएगा और ये कंप्लीटली 100% बन जाएगा। तो प्रोडक्ट बनेगा लास्ट में हमारे पास CH3 CH2 OH। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये तो बिल्कुल सेम है, जहां पर Cl लगा था वही OH है, बट ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ऐसा रिप्रेजेंट होगा रजे। लेकिन आपको पता है कि जो स्ट्रक्चर जो ओरिएंटेशन होती है वो 3 डायमेंशन होती है। ठीक है, जो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होगी उसमें ऑक्सीजन ऐसा कुछ होगा, पीछे की तरफ लगा होगा। ये हम आगे सिखाएंगे आपको कि किसी भी कार्बन में 4 जो बॉन्ड है वो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अभी आपने सिर्फ इतना ही सीखना है कि जो आपका OH है वो हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है, और ये सारी जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। ठीक है, उसमें कितनी होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन कंप्लीट होती है। एक फिर दूसरा आपके पास एक क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए कि इसको हमने फिर बाई मॉलिक्यूलर क्यों बोला, जब ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं SN1 है तो सिंगल स्टेप में होगी और SN2 है तो डबल स्टेप में होगी, पर ऐसा नहीं होता रजे। इस 2 का मतलब क्या होता है, इस 2 का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब याद है आपको हमने 4th चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन के अंदर कितनी रिएक्टेंट की इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपके पास 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने में, तो उनका बॉन्ड कौन सा था, रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आता था, 2 आता था। अगर एक ही रिएक्टेंट जो मेन यूज कर रहा है रिएक्शन का तो 1 आता था। तो इसमें आप क्या बोलोगे, इस दोनों इस हमेशा सिंगल स्टेप वाले के अंदर ये रिएक्टेंट भी यूज होता है और आपका रिएजेंट दोनों यूज होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने में आपका रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों यूज होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, बाई मॉलिक्यूलर, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स को रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने में यूज होता है। तो इसको बोलेंगे SN2 रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब पेपर में इतना मुश्किल नहीं आता, ये तो सिर्फ सिखाने का तरीका था। फिर कहते जी OH हमेशा पीछे से अटैक करेगा। पीछे से अटैक क्यों करेगा, आपसे सबसे आपके दिमाग में आएगा कि भाई पीछे से अटैक क्यों कर रहा है, आगे से कर ले, आगे जगह कम है। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, तो आप एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, जितना मॉलिक्यूल छोटा होगा ना, आप ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल क्या होता है, छोटा होता है, और मॉलिक्यूल छोटा है तो उसके पास स्पेस क्या होता है, कम। स्पेस कम होने की वजह से कहता है जी 2 मॉलिक्यूल, या तो ये मॉलिक्यूल जा सकता है या ये न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। जगह थोड़ी है तो 2 पर्सन एक साथ नहीं आ सकते, इसीलिए वो क्या करेगा रजे, एक पॉइंट अगर ये क्लोरीन है वो लिविंग ग्रुप निकल रहा है तो इस OH को दूसरी तरफ से ही अटैक करना पड़ेगा। जगह थोड़ी होने की वजह से
इसको क्या करेगा, दोनों एक साथ आ जा नहीं सकते, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ एक वर्ड आएगा स्टेरिक हिंड्रेंस, एक वर्ड यूज करेंगे हम स्टेरिक हिंड्रेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़ वाला इलाका, ऐसे को याद रखो उसको। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला इलाका, ठीक है जी। मॉलिक्यूल जितना छोटा होगा उतने ही क्या होगा, आपके पास पीछे से अटैक करेगा, और पीछे से अटैक करेगा तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, ओरिएंटेशन है प्रोडक्ट की, वो रिएक्टेंट से बिल्कुल उल्टा होगा। अगर रिएक्टेंट आपका राइट साइड में मूव करता है तो प्रोडक्ट आपका लेफ्ट साइड में मूव करेगा, इन दोनों की ओरिएंटेशन क्या है, बिल्कुल उल्टी होती है। ये है आपके पास SN2 रिएक्शन। इसमें आपको 2-3 चीजें याद रखनी है, ये पहचान मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि SN1 और SN2 की पहचान आपने 1 सेकंड के अंदर कैसे कर लेंगे। तो पहले से सीखने से पहले इसका मतलब पता होना चाहिए ना कि SN2 का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और 2 का मतलब होता है बाइमोलिक्यूलर। बाइमोलिक्यूलर का मतलब कि इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और जो रिएजेंट दोनों का ही रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने में जो इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलेंगे, बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ये होती है SN2। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं दोबारा फिर करवाऊंगा आपको। अब करते हैं जी SN1। SN1 देखिए, कहते हैं जी आपके SN1 देखिए, इसमें प्रोडक्ट देखना है, इसमें वो क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास C, ठीक है, और इसमें क्या है आपके पास NaOH प्रोडक्ट हम अभी थोड़ी देर में यहाँ बना देंगे। तो होगा कैसे, कहता है जी इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहला स्टेप 1, कहता है पहले स्टेप में क्या होगा, कहता है जी आपके पास जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा पीछे क्या बच जाएगा, स्टेप CH3 के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और ये क्या बनाएगा, टर्शरी कार्बोकैटायन बनाएगा, टर्शरी कार्बोकैटायन प्लस Cl नेगेटिव। दूसरा स्टेप 2। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, कहते हैं जी आपका जो टर्शरी कार्बोकैटायन था प्लस ये NaOH के साथ जब रिएक्शन करेगा तो कहते हैं जी आपके पास ये NaOH अटैक कर देगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3OH प्लस NaC। यहाँ 2 रिएक्शन होते हैं, ठीक है, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। याद करो 4th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब कभी भी आपके किसी भी रिएक्शन में 2 स्टेप में रिएक्शन होती है तो एक जो स्टेप होता है वो स्लो होता है और एक स्टेप क्या होता है, वो फास्ट होता है, ठीक है। तो जो स्लो स्टेप होता है, अब इसमें ऐसे याद रखो कि ये जो पहला वाला स्टेप है वो स्लो है और दूसरे वाला स्टेप क्या है, फास्ट। पहले वाला स्टेप क्या है, स्लो, और दूसरे वाला फास्ट। अब आप सिंपल एक बात नोट करो, याद है हमने पढ़ा था किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता था, जब मल्टीपल स्टेप थे, जो सबसे स्लो काम करता ना तो पूरी रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो रेट डिटरमाइन स्टेप कौन सा होता है, स्लो कौन सा है, ये। अब इसमें तो सिर्फ एक यही रिएक्टेंट एक ही है, इसका हम यूज ही नहीं करेंगे रेट और ऑर्डर देखने के लिए, सिर्फ इस स्टेप का यूज करेंगे। और इसमें सिर्फ रिएक्टेंट कितना है, एक मॉलिक्यूल है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, SN1। इसका नाम क्या होगा, SN1 के नाम से जाना, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए सिर्फ एक मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है और वो जो है वो पहला स्टेप होता है जब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, ठीक। अब सुनो जी दोबारा, कितना इस स्टेप के अंदर, इसके अंदर ऐसा क्यों हुआ, आपने क्यों किया भाई, यहाँ हमने 2 स्टेप किए और अभी थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था CH3 CH2Cl प्लस NaOH। जब इसको किया था ये Cl बाहर निकला तो हमने पीछे से अटैक करवा के क्या करा दिया, एक ही स्टेप के अंदर रिएक्शन करवा दी। तब हमने बोला जी आपके पास
ये पीछे से अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। दोनों केस में अल्कोहल ही बनता है। तो हमें कब पता चलेगा कि आपके पास SN2 कौन सी है और SN1 कौन सी है? ये SN2 है और ये SN1। डिफरेंस देखिएगा, सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है वो होता है आपके कार्बोकैटायन का। सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है किसका होता है? कार्बोकैटायन का होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस। यहाँ देखो, आपके मॉलिक्यूल को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से कार्बोकैटायन है। ये टर्शरी कार्बन दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि ये आगे 3 कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ टर्शरी कार्बन। और ये वाला कार्बन कौन सा है? ये प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ है। तो प्राइमरी कार्बन और टर्शरी कार्बन का ही बेसिक फर्क है। प्राइमरी कार्बन और टर्शरी कार्बन का ही बेसिक फर्क है। अगर आपके पास प्राइमरी कार्बन है, अब इसमें डिफरेंस सुनते चलिएगा, अगर आपके पास प्राइमरी कार्बन है तब हमेशा SN2 रिएक्शन होगी, तब हमेशा SN2 रिएक्शन होगी। क्यों? कहते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन जो होता है ना, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि प्राइमरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। इसीलिए ये OH, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनने ही नहीं देता, ताकि इसको क्या हो? अनस्टेबल ना हो। तो इसीलिए ना ये OH क्या करेगा? फटाफट अटैक करना चाहेगा, लेकिन इसको दिखाई ये देता है कि जगह कम है, छोटा सा मॉलिक्यूल है, और एक क्लोरीन ग्रुप और एक कोई भी न्यूक्लियोफाइल दोनों एक ही साथ आ और एक जा नहीं सकते। तो ये इधर से जाए और ये इधर से आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए OH क्या करता है रजे, तो इसको बचाने के लिए, ताकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना आ जाए, ये अपने आप को अनस्टेबल फील ना करे, जैसे ही क्लोरीन सामने से निकलेगा, ये जो OH है वो पीछे से अटैक कर देगा। ये कहाँ से अटैक करेगा? पीछे से अटैक कर देगा, और ये ग्रुप पीछे OH ग्रुप जुड़ जाता है। ये सारा खेल एक ही स्टेप के अंदर होता है, इसलिए ठीक है, ये सारा किसमें होता है? सिंगल स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप। और जब सिंगल स्टेप के अंदर हमेशा याद रखना, जितने भी रिएक्टेंट होते हैं वही उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता था। इसमें कितने स्टेप, इसमें कितने रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं? एक इथाइल क्लोराइड है और एक NH, 2 मॉलिक्यूल है, 1 और 1 2, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? 2, इसलिए यहाँ क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको पता है ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, साइज में बहुत बड़ा है। अगर ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा तो कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा? टर्शरी। यहाँ पर OH फटाफट अटैक नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसको पता है कि इसके साथ तो टर्शरी कार्बोकैटायन है, और टर्शरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। वो थोड़ी देर अकेला रह भी लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये NaOH है ना, फटाफट अटैक नहीं करता, क्योंकि इसको पता है कि टर्शरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, थोड़ी देर अकेला भी रह लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पहला स्टेप कार्बोकैटायन बनेगा। दूसरे स्टेप के अंदर आके थोड़े टाइम के बाद फिर वो क्या करेगा? इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा। और इस दोनों केस के अंदर जिस साइड से क्लोरीन जाता है उसी साइड से ही OH जुड़ेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में घर बहुत बड़ा है। ठीक है, या बोलो कि मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, इसलिए दोनों, एक बंदा आ भी सकता है और दूसरा जा भी सकता है, इसलिए इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहती है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहती है? सेम। एक वर्ड यूज करेंगे, रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और उसको बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोल दो, या रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट बोलो, कॉन्फ़िगरेशन मत बोलो, प्रोडक्ट बोलो। ये भी क्या है? रिटेंशन ऑफ। तो SN2 के अंदर प्रोडक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उल्टी हो जाती है, इन्वर्जन का मतलब उल्टा होता है। SN1 के अंदर जहां क्लोरीन जिस ओरिएंटेशन में, जिस मॉलिक्यूल पे लगा रहेगा उसी साइड में ही आपका OH लगेगा, तो उसको बोलते हैं रिटेंशन, जैसा था वैसा ही रहे। तो SN2 और SN1 दोनों क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो SN2 कब होगा? जब आपके पास सिंगल कार्बोकैटायन होगा, वहां पर SN2 कार्बो जो है वो क्या रहेगी? ज्यादा प्रेफरेबल रहती है। जहां पर टर्शरी कार्बोकैटायन होता है
वहां पर कौन सी रिएक्शन होती है, SN1 प्रेफरेबल होती है। ये दो बातों का आपने ध्यान रखना, ठीक है। पेपर में सब कुछ आपने करके नहीं दिखाना है, वहां सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है। कोई 2-3 मॉलिक्यूल दे देगा और आपको बोलेगा कि बताओ इसमें से SN1 और SN2 ज्यादा किसमें अच्छी हो रही है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए SN1 और SN2 का मतलब क्या होता है। SN1 का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर। यूनिमोलिक्यूलर कहाँ से आया कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, इसलिए 1 यूज होता है, ठीक है। इस 1 को जरूर ध्यान रखना कि ये 1 किसके लिए आया, सिंगल स्टेप के लिए नहीं है। ये है आपके पास कि रेट ऑफ रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा जो स्लो स्टेप है, इसलिए SN1। इसमें SN2 होता है, इसमें सिंगल स्टेप ही एक ही स्टेप होता है, इसमें दोनों मॉलिक्यूल यूज होंगे, इसलिए क्या आता है SN2, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं ना जी, SN2 के 2 स्टेप लिख देते हैं और SN1 के 1 स्टेप लिख देते हैं और वहीं गड़बड़ हो जाती है। तो आपने ऐसा नहीं करना है, इस चीज़ को समझना है कि आपके पास ओरिएंटेशन क्या है और क्या नहीं, ठीक। अब आपको मैं इसमें थोड़े से मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि पेपर में कैसे आया हुआ है। जैसे पेपर में है ना, ये सपोज कीजिए ऐसे है, एक तो एक ये मॉलिक्यूल दे दिया और एक आपको दे देगा CH3 CH2 CH2। ये इन दो मॉलिक्यूल में से बस आपको देखे ना, ये बोलेगा कि बताओ इन दोनों में से SN1 रिएक्शन ज्यादा किसमें जल्दी होगी, बस इतना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका भाई SN1 जल्दी किसमें होगी या फास्ट रिएक्शन SN1 किसमें पाई जाएगी जी, किसमें होगी। आपको यही तो पता करना था कि जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है वो क्या होगा, SN1 शो होगी, और जो प्राइमरी है उसमें SN2। अब आपको SN1 बताना है तो आप देख लो टर्शियरी कार्बन कौन सा है, किसमें टर्शियरी कार्बन यूज हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये टर्शियरी कार्बन है जी, क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन की चेन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी कार्बन। तो SN1 A में ज्यादा होगी और B में कम। इसी मॉलिक्यूल को देके फिर बोल देगा SN2 बताओ ज्यादा किसमें होगी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो SN2 किसमें ज्यादा होगी जी। अब SN2 के लिए ध्यान रखना, प्राइमरी कार्बन भी, जिसमें प्राइमरी कार्बन हो या प्राइमरी कार्बोकैटायन बने उस किसी मॉलिक्यूल को जोड़ के। अब ये वाला देखो, जिसके साथ कोई अदर ग्रुप लगा उसके साथ वाला कार्बन हो, ये वाला अगर ये चला जाएगा तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये वाला जो कार्बन है इसके साथ तो एक कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, इसलिए ये कार्बन कौन सा हुआ, प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है जी, SN2 शो करता है, SN2 शो करता है, इसलिए इसमें SN2 में B जो है ग्रेटर देन आएगा A, ठीक है बच्चों। तो ये ऐसे ही पेपर में पूछेगा, आपको वो सारा तामझाम बनाना नहीं आएगा कि मॉलिक्यूल बना के दिखाओ, नहीं। आपको सिर्फ गिवन 2 मॉलिक्यूल देगा, 2 या 3, उसमें से आपको सिर्फ चूज करना होता है कि बताओ जी इसमें से SN1 ज़्यादा किसमें हो रही है और SN2 किसमें होती है, बस इसमें इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं पूछता है। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है इसमें NCERT के अंदर, ये इसको देख भी लो, जैसे टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, इसमें SN1 जो रिएक्शन है, SN1 ऐसे याद रखना, इसको याद रखेंगे तरीका। SN1 सबसे ज्यादा किसमें होती है, टर्शरी में, फिर थोड़ी कम और फिर कम। तो यहां से यहां SN1 की रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 डिक्रीजेस, ये याद रखना। ये पूरी जितनी भी चीज पढ़ी उसका सबसे क्या है, टोटल है। टर्शियरी कार्बोकैटायन के अंदर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी में और कम, और प्राइमरी के अंदर तो और भी कम। ऐसे ही इसमें उल्टा कर सकते हैं, SN2 के लिए, SN2 के लिए क्या होगा, कहते हैं आपके पास टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। SN2 जो है वो प्राइमरी के अंदर सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम, ज्यादा, ज्यादा। तो यहां से यहां क्या होगी, रिएक्टिविटी ऑफ SN2 इंक्रीजेस, ये लिखेंगे। सिर्फ ये 2 लाइन आपने याद रखी इस पूरे टॉपिक के,
कि आपके पास तो ये दो आपके पास शॉर्ट टर्म एनर्जी याद करने की। SN1 किस में ज़्यादा होती है? टर्शरी में, थोड़ी कम सेकेंडरी में और सबसे कम प्राइमरी में। पर SN2 की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? SN1 प्राइमरी के अंदर। तो आप बोले ऐसे बोलोगे टर्शरी में सबसे कम, सेकेंडरी में थोड़ी ज़्यादा और प्राइमरी में और भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना। जैसे एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, आपको ये दिया हुआ है BR और एक ये भी है। कहते हैं इन दोनों में से A B में से SN1 रिएक्शन बताओ ज्यादा फास्ट किसमें होगी। बस इतना ही बताना आपने। तो किसमें होगी जी, A या B? तो आपको सिर्फ कार्बोकैटायन नहीं देखना है। कार्बोकैटायन क्या देखना है कि कार्बन जो ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन, ब्रोमीन या कोई भी हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन चेक करना है आपने कि वो कार्बन आगे कितने कार्बन की चेन से जुड़ा। जैसे सपोज करो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन आगे ये भी कार्बन की चेन है, ये भी कार्बन की चेन है, एक ही हाइड्रोजन, यानी कि ये सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है, ये है सेकेंडरी कार्बन। जब इसकी बात करो ये वाला कार्बन है तो इसके पास दो हाइड्रोजन है जो दिखाई नहीं देते हैं और एक ही कार्बन की चेन है। तो ये वाला कौन सा कार्बन हुआ? ये हुआ जी प्राइमरी कार्बन। तो आपने कार्बन ही फाइंड आउट करने थे बस। तो प्राइमरी कार्बन और एक सेकेंडरी कार्बन। तो SN1 ज्यादा किसमें होगा? सेकेंडरी में कि प्राइमरी में? तो बोलेंगे सेकेंडरी में ज्यादा होगा। तो इसलिए बोलेंगे कि जो आपके पास जो B स्ट्रक्चर है उसके अंदर SN1 रिएक्शन जो है वो ज्यादा होगी। अगर SN2 के लिए बोलता फिर क्या होता? इसका उल्टा हो जाता जी। जो A स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है और SN1 में क्या होगा? जो B स्ट्रक्चर है वो A से ज़्यादा प्रेफरेबल। तो ये है जी आपके पास SN1 और SN2 जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। बोलो जी, यहाँ तक समझ में आता है सभी को?